नमस्कार। हम हैं आदित्य और सौम्या। और आपका स्वागत है घटना चक्र के इस नए और ज्ञानवर्धक सफर में। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में जजों की नियुक्ति से जुड़ी एक अहम व्यवस्था पर, कॉलेजियम प्रणाली। हाँ, ये काफी चर्चा में रहती है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसे थोड़ा गहराई से देखेंगे। ये कैसे काम करती है, बनी कैसे, और आजकल फिर से क्यों इस पर इतनी बात हो रही है। कोशिश यही है कि ये जो थोड़ा मुश्किल सा सिस्टम लगता है ना, उसे आसान भाषा में समझे। हाँ, ये जरूरी भी है। तो शुरुआत करते हैं कुछ हल्की बातों से। देखिए, एक तरफ तो भारत के चीफ जस्टिस ने कहा है कि भाई अगले साल मतलब जुलाई 2025 तक वो इस सिस्टम में पूरी पारदर्शिता लाएंगे। अच्छा। हाँ, और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व भी मिले, ये भी देखेंगे। और ये सब योग्यता से समझौता किए बिना। ये एक बड़ा वादा है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज से जुड़ी एक घटना हुई, और वो जो केंद्र सरकार कई बार नाम रोक लेती है या देर करती है। हाँ, वो देरी वाला मुद्दा तो है ही। उससे ना फिर से इस पर बहस तेज हो गई है। तो चलिए खोलकर समझते हैं कि ये है क्या पूरा मामला। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कॉलेजियम आखिर है क्या। हाँ, बताइए। देखिए, आसान शब्दों में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए एक ग्रुप है ये। इसमें होते हैं भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ही 4 सबसे सीनियर जज। अच्छा, यानी कुल 5 लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाँ, और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए वहां उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसी कोर्ट के 2 सबसे सीनियर जज। तो वहां 3 लोग हुए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के लिए 5, हाई कोर्ट के लिए 3। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर ये बना कैसे? मतलब संविधान का अनुच्छेद 124 तो कहता है कि राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे सलाह मशवरे से। तो क्या ये संसद ने कोई कानून बनाकर बनाया? नहीं नहीं, यही तो सबसे आम गलतफहमी है और सबसे दिलचस्प बात भी। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम संसद के किसी कानून से नहीं आया है। ये सुप्रीम कोर्ट के ही फैसलों से धीरे धीरे बना है, मतलब इवॉल्व हुआ है। अदालती फैसलों से कैसे? देखिए, 1981 में एक केस था, फर्स्ट जजेस केस। उसमें कोर्ट ने कहा था कि जजों की नियुक्ति में सरकार यानी कार्यपालिका की राय को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तो तब सरकार की चलती थी ज्यादा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर 1993 में आया सेकंड जजेस केस और इसने पूरी बाजी पलट दी। अच्छा, उसमें क्या हुआ? उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सलाह मशवरे का मतलब है कि न्यायपालिका की राय ही सबसे अहम होगी। मतलब चीफ जस्टिस की राय को प्रमुखता दी जाएगी। ओह, अच्छा। हाँ, और यहीं से, इसी फैसले से ये जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, इसकी असल में नींव पड़ी। तो ये पूरी व्यवस्था कोर्ट की अपनी व्याख्या से जन्मी है। संविधान में सीधे तौर पर या किसी संसदीय कानून में इसका जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही। और फिर 2015 में सरकार एक और चीज लाई थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, NJAC। हाँ, याद है, NJAC एक्ट। उसका क्या हुआ? सरकार ने वो कानून बनाया था ताकि जजों की नियुक्ति के लिए एक कमीशन बने। उसमें जज भी हों, सरकार के प्रतिनिधि भी और कुछ बाहरी सदस्य भी। हाँ, एक मिक्स बॉडी बनाने की कोशिश थी। बिल्कुल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? कोर्ट ने कहा कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता में दखलंदाजी है और न्यायिक स्वतंत्रता जो है वो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता। हाँ, जिसे संसद भी साधारण कानून से नहीं बदल सकती। तो NJAC को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। ये तो एक अजीब सी स्थिति है। न्यायिक स्वतंत्रता बचाने के लिए एक ऐसा सिस्टम चल रहा है जो खुद सीधे संविधान या संसद से नहीं आया। हाँ, ये एक बहस का मुद्दा हमेशा रहता है। अच्छा, एक और सवाल। ये जो कॉलेजियम नाम भेजता है, क्या वो सिर्फ एक सलाह होती है या सरकार को माननी ही पड़ती है? देखिए, वैसे तो ये सिफारिशें कहलाती हैं, लेकिन अगर कॉलेजियम किसी नाम पर अड़ जाए, मतलब दोबारा वही नाम भेजे, तो फिर सरकार के लिए उसे मानना लगभग जरूरी सा हो जाता है। लगभग जरूरी? हाँ, मतलब उसे सिर्फ हल्की फुल्की सलाह नहीं मान सकते। इसका वजन काफी ज्यादा है, खासकर दोहराई गई सिफारिश का। समझ गई। तो अब जो ये सारी बातें हो रही हैं, पारदर्शिता लाने का वादा, दिल्ली हाई कोर्ट वाली घटना और केंद्र का नामों को क्लियर करने में देरी करना, हाँ, ये सब इसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिल्कुल। ये सारे मुद्दे घूम फिरकर वहीं आते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता कैसे बनी रहे, सिस्टम पारदर्शी कैसे हो और जवाबदेही किसकी हो। और ये जो देरी वाली बात है, केंद्र सरकार पर जो आरोप लगते हैं। हाँ, अक्सर ये कहा जाता है कि केंद्र जानबूझकर नामों को लटकाता है। कभी कभी महीनों सालों तक फाइलें अटकी रहती हैं। इसे कई बार न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश या उसके काम में अड़चन डालने जैसा देखा जाता है।
तो ये एक तरह का टकराव चलता रहता है। हाँ, एक निरंतर चलने वाली बहस है ये। कैसे नियुक्तियां निष्पक्ष हों, समय पर हों और लोगों का भरोसा बना रहे इस व्यवस्था में। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो कोलेजियम एक ऐसी प्रणाली है जहां जज ही जजों को चुनते हैं। ये अदालती फैसलों से बनी है। मकसद है न्यायिक स्वतंत्रता बचाना, लेकिन इसकी पारदर्शिता पर, ये कितनी तेजी से काम करती है इस पर, और इसमें समाज के अलग अलग वर्गों का कितना प्रतिनिधित्व है, इन सब पर सवाल उठते रहते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जजों की नियुक्ति कैसे होती है, इसका सीधा असर न्यायपालिका की आजादी पर पड़ता है, उसकी विश्वसनीयता पर पड़ता है। हाँ, और आखिरकार हमारे लोकतंत्र की सेहत पर भी। सही कहा। कौन जज बनेगा, कैसे बनेगा, किस आधार पर बनेगा, ये बहुत बुनियादी सवाल है किसी भी लोकतंत्र के लिए। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी व्यवस्था बनाना मुमकिन है जो एक साथ कई चीजें साध सके? मतलब न्यायिक स्वतंत्रता भी बनी रहे, सबसे काबिल लोग भी चुने जाएं, सिस्टम पूरी तरह पारदर्शी भी हो और उसमें समाज के सभी तबकों को नुमाइंदगी भी मिले। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। खासकर तब जब उस व्यवस्था की अपनी बुनियाद सीधे संविधान या संसद के कानून में न होकर अदालत की व्याख्या पर टिकी हो। ये संतुलन साधना कितना मुश्किल है। ये वाकई सोचने वाली बात